डॉक्टर साहब बात यह है कि अब अमेरिका 200 बिलियन डॉलर के उस ऑब्सेशन से बाहर आ रहा है, चूँकि वो जो अभी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर का उनको नुकसान हुआ है इस कोरोना पेंडेमिक के सिलसिले में, तो उनको होश आई है कि हम तो ये 200 बिलियन डॉलर बचाने के चक्कर में थे, तो इस कंट्री ने तो अपनी इग्नोरेंस और एरोगेंस और जो क्रिमिनल एक्ट ऑफ एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि हाइडिंग द फैक्ट्स रिगार्डिंग कोरोना वायरस जो थे, उसमें तो वो हमें तो ट्रिलियंस डॉलर्स का नुकसान पहुंचा दिया। तो अब जी सिर्फ देखिए, सिर्फ यूएसए को नहीं, सारे वर्ल्ड को बिल्कुल जी, इस वक्त 9 से 11 ट्रिलियन के बीच में एक्सपेक्ट किया जा रहा है नुकसान हुआ है, और जो जाने गई हैं। मैं वही डॉक्टर साहब अर्ज करने वाला हूँ कि देखिए बात ये कि चूंकि हम बात सिर्फ यूएसए की कर रहे थे कि 200 बिलियन डॉलर जो फार्मर के थे वो ट्रीटी के सिलसिले में जो ट्रेड में बेनिफिट हो सकता था, तो अब उनको ये पता चल गया कि ये इस बेनिफिट का हमने क्या, जैसे पंजाबी में कहते हैं, चुल्ले छुपाना है इस बेनिफिट तो जो तो दूसरे पास है ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर लॉस्ट। तो इस सारी सूरत हाल में अब फिर मैं देखिए सदर ट्रंप एक पॉलिटिशियन हैं, जो भी हैं, मतलब कोई भी आइडियल नहीं होता, और इतने बड़े मुल्क को चलाना, इतनी बड़ी इकॉनमी को चलाना बहुत ब्लंडर भी होते हैं, लेकिन ये मैं क्रेडिट ज़रूर देता हूँ कि वो कम से कम बात फिर करते हैं, और वो बात भी कोई नहीं आज तक किया करता था। अब ये है कि सिर्फ बात ही नहीं हो रही, अब हांगकांग के बारे में वो एक आ रहा है, वो एक पूरे का पूरा 1 या 2 दिन में आ जाएगा, ड्राफ्ट आ जाएगा, होपफुली पूरी की पूरी रिकमेंडेशन जो होगी वो कांग्रेस में जाएंगी। वो बहुत बड़ी बात है, इतना फास्ट काम हो रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ ये वो निकाल रहे हैं, इनकी जो फ्रॉडुलेंट कंपनियां हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज से निकाल रहे हैं, और ये प्रैक्टिकली हो रहा है डॉक्टर साहब, ये इस दफ़ा कोई बयानबाजी नहीं हो रही, ये प्रैक्टिकली हो रहा है इस वक्त। वो पूरी इसमें तो यहाँ तक भी कहा गया था साहब जी कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के राइट मतलब यहाँ पर पढ़ने के बहाने यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन बेसिकली वो पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क है। एब्सोल्युटली। हाँ जी, उनको भी हम अब फॉरेन नेशनल, उनको भी हम सस्पेंड करेंगे उनकी एंट्री, और उनको भी यहाँ से निकालेंगे। हाँ। ये देखिए, मेरा सवाल फिर वही है कि अगर चाइना को जो है, हाँ जी, वो नहीं मतलब किसी तरीके से इकोनॉमिकली इफेक्ट पड़ता, तो फिर तो आप कितने ही चाहे हांगकांग के ऊपर जो है वो सारी उनसे जो आपने उनको दिए हुए हैं, हाँ जी, बहुत अच्छे फैसिलिटीज, वो आप बेटा कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, फ़र्क पड़ेगा। देखिए ऐसी बात नहीं है, चाइना का अब तक का बहुत मेजर जो ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट रहा चाइना का, उसकी कॉटेज इंडस्ट्री का, वो यूएस और यूरोपियन यूनियन की मार्केटें थी। अब यूएस और यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ी हद तक उन सब को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। हम समझते हैं ओवर नाइट चीज़ें नहीं हो रही, मगर वो उस रास्ते पे अब सिंसियरिटी के साथ चलते हुए नज़र आ रही हैं यूरोपियन यूनियन की हुकूमतें भी और यूएसए भी। उससे क्या, अभी 2 रोज़ पहले ही चाइना की अपनी मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि हमारी अपनी पॉपुलेशन का ओवर 50% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहता है। ये उनको मानना पड़ा है। ये नहीं है कि चाइना अभी कोई तोप हो गया था, वो तो तोप होने जा रहा था, और उसका ये ख्याल था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कि हम दुनिया पर कब्जा कर लेंगे इकोनॉमिकली, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत कोई सुपर रिच कंट्री था। ठीक है, वो दूसरी बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ था अपने साइज़ की वजह से और अपनी ट्रेड की वजह से, लेकिन बिल्कुल चाइना इफेक्ट होगा और होना शुरू हो चुका हुआ है। मैं डॉक्टर साहब एक बात आज आपको बता दूं, कोरोना वायरस धीरे धीरे ख़त्म होगा, कई स्टेजेस में ख़त्म होगा। इसका जो प्रॉब्लम है, वायरस तो खैर शायद ख़त्म ना हो, मगर इस पर काबू धीरे धीरे पाएंगे दुनिया के लोग। लेकिन अमेरिका की, यूरोपियन यूनियन की इकॉनमी इतनी वाइब्रेंट है कि वो धीरे धीरे, उसमें वक्त लगेगा 4-5 साल, हम ये नहीं कहते कि चीज़ें रातों रात, वो धीरे धीरे फिर अपनी नॉर्मेल्सी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई और अवतार ना आ गई तो ये अलग बात है, लेकिन चाइना इनके बगैर इतना आगे नहीं जा सकता। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। और चाइना या तो अपने तरीके मेंड करेगा, या फिर कोई वायलेंस की तरफ या एग्रेशन की तरफ भी जा सकता है,
जैसा कि हम भारत में देख रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी अब लगता है, डॉक्टर साहब हम उस बात की तरफ आते हैं, क्या आपको लगता है कि भारत से वो अब धीरे धीरे पीछे खिंचेगा? चूँकि अभी इसी वीक में चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं भारत में, उन्होंने कहा है कि नहीं, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं भारत के साथ, ये इस तरह का कुछ हो जाता है, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा। भारत के भी कुछ मैंने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स की बात सुनी जो बहुत डीप एनालिसिस करने वाले, उन्होंने भी कहा कि ये हफ्ते 10 दिन में वापस हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं? नहीं, बेसिकली देखिए, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान और चाइना की कोई लड़ाई नहीं होनी है जी। ये जो छोटी मोटी, आगे भी मैंने कहा था जी। कि ये छोटी मोटी स्कर्मिशेस हैं, ये तो कभी खत्म नहीं होनी। ये इसलिए कि चाइना ने कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है, अपनी फौज को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके वो प्रेशर उन्होंने रखना है इंडिया के ऊपर, लेकिन वो कभी पीछे हट जाएंगे, कभी फिर आ जाएंगे जी। इस किस्म का जो सिलसिला वो चलता रहेगा। अब हिंदुस्तान की भी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम नहीं 1 इंच भी एरिया देंगे। उन्होंने भी वहां पर अपनी फौज को जो है वो दुगना करने का फैसला कर दिया। ऑलरेडी फौज जो है वो वहां पर भेज रहे हैं। लेकिन ये 3600 किलोमीटर का जो एरिया ना जी, ये 3600 किलोमीटर का एरिया नहीं कवर हो सकता, ना आर्मी से ना किसी और से। यहाँ पर थोड़े बहुत झगड़े होते रहेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि इन झगड़े जो हैं ये तो चलो एक तरफ है, ये कोई लड़ाई की तरफ नहीं जा रहे हैं जी, जैसे कि 1962 में हुआ था। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये तो शो करते हैं ना कि हिंदुस्तान जो है उसको या तो वर्ल्ड को साथ मिलाना चाहिए, उसको भी अपनी लॉबी क्रिएट करनी चाहिए, उसको भी दुनिया में ये बताना चाहिए कि भाई देखिए हमारे साथ जो है ये चाइना बड़ा जुल्म कर रहा है। लेकिन जब चाइना की बात आती है वो साथ ही कह देते हैं जी नहीं जी, हमारे रिलेशनशिप तो जो ठीक है हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे, किसी को इसमें आने की जरूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेसी है या जो पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट है वो कन्फ्लिक्टिंग है। वो क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए कि यस, हम चाइना जो है वो इस वक्त हमारा है, अगर एनिमी भी नहीं है तो वो हमारा दोस्त नहीं है। ये क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं डॉक्टर साहब मैं इस मामले में डिफरेंट थोड़ी सी ओपिनियन रखता हूँ। देखिए बात ये है कि भारत की चाइना के बारे में जो पॉलिसी है वो मुझे बड़ी ही रैशनल लगती है, चूँकि वो उसमें कई कार्ड या कई प्लान ABC रखने पड़ते हैं। बात ये है कि वो मुकम्मल तौर पर अमेरिका की लाइंस को भी टो नहीं किया जा सकता, चूँकि अमेरिका भी भारत के लिए कोई बहुत प्रिडिक्टेबल साथी नहीं है 100%। अब उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी अमेरिकन की भारत के लिए ज़रा बेहतर हुई है, वरना माजी में बेहतर नहीं रही। तो और ना अमेरिकन वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पे तो भारत और चीन ने ही एक दूसरे की हमसायगी में रहना है। दोनों बड़ी पॉपुलेशन के कंट्री हैं, उनकी ट्रेड भी है और उसमें थोड़े बहुत इश्यूज भी हैं। तो उसमें वो उस लेवल पे उनको चाइना के साथ अपने तल्लुकात बेहतर रखने के लिए 1-on-1 तल्लुकात भी रखने हैं, और उसके साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल इश्यूज हैं उसमें अगर कोई चाइना मैस करता है भारत के साथ, तो फिर दूसरी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो उनके साथ अलायंस भी चाहिए, और वो ऑलरेडी बना हुआ है। अभी आपने पिछले दिनों ही तो सदर ट्रंप ने कहा, वाइट हाउस में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मीडिएशन भी कर दूंगा। वो तो है उनका स्टाइल है, वो तो इंडिया और पाकिस्तान के लिए भी कह दिया था उन्होंने। लेकिन उन्होंने एक मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि मतलब इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बड़ी पॉजिटिव बातें की, हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खालिस्तान चाइना और कोरोना पे थी। वो तो कोई इंडिया का एजेंडा तो ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछने पे आ गया। तो उन्होंने इसलिए कि उनको ये शौक होता है ये बताने का कि मैंने टेलीफोन किया और मेरी बात हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से, बड़े दुखी लग रहे थे वो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम वी विल सॉल्व अवर इश्यूज ऑन अवर ओन। मैं ना थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करता हूं। देखिए ये ट्रंप साहब जो है, इनका तो इलेक्शन नवंबर में अगर दोबारा पावर में आते हैं जी तो जो पॉलिसीज है वो कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन अगर ये दोबारा पावर में नहीं आते और यूरोप की जो इस वक्त हालत है, हाँ जी, वो आप ये कहें कि यूरोप जो है वो चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेगा, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि ये एक किस्म की मैं समझता हूँ कंपल्शन हो जाती है यूरोप को ट्रेड करने की। यूरोप कैन नॉट अफोर्ड
टू हैव कॉस्टली थिंग्स फ्रॉम एनीवेयर। अब सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो तो सारी दुनिया के जितने कंट्रीज है ना जी, वो क्रिएट कर रहे हैं कि हमें अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। ये कनाडा जैसा कंट्री भी अब कहता है कि हमें सब चीजें जो है आप बनानी चाहिए थी। हमारे पास अभी हम क्यों चाइना के ऊपर अभी भी डिपेंड कर रहे हैं पीपीई के लिए या और चीजों के लिए। तो ये पहले इनको नहीं समझ आई थी, क्योंकि पता ही नहीं था किसी को कि कोरोना वायरस जो है, हाँ जी, वो चाइना उसके बारे में इतना बुरा लोगों के साथ सलूक कर सकता है कि ह्यूमैनिटी के सबसे बड़ा अगर किसी ने जुल्म किया तो वो चाइना ने किया, हाँ जी, स्पेशली कोरोना वायरस के मामले में। अब चाहिए तो ये कि उसको कटघरे में खड़ा करें, लेकिन वो नहीं हो रहा। वो तो ये रहा है यहाँ भाई चाइना से बातचीत की जाए, उसको कहीं ना कहीं दोबारा जो है उसको लोगों के मतलब वर्ल्ड में वापस लेके आया जाए। अब आप ये देखिए कि अभी यूरोप ने कल ही ट्रम्प की इस इशू के, ईरान के इशू को लेके फिर क्रिटिसाइज कर दिया। मतलब ये इकट्ठे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो अब डिवाइडेड हो चुका हुआ है। अब ये इकट्ठे नहीं है, कहीं ना कहीं ट्रम्प की वजह से और कहीं ना कहीं इंग्लैंड के जॉनसन की ब्रेक्सिट की वजह से। यूरोप एज सच इज नॉट विद ट्रम्प, और वेस्ट वर्ल्ड जो है वो एक आवाज में बात नहीं करता। डॉक्टर साहब देखिए, मैं इसको कोई ज़रूरी भी नहीं समझता कि ये एक आवाज़ होनी चाहिए, चूँकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में एक आवाज़ का होना तकरीबन नामुमकिन होता है। नहीं, वो तो डेमोक्रेटिक सेटअप की बात नहीं हो रही जी, बात हो रही है एक कंट्री के जुल्म के अगेंस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए they don't have one voice। नहीं, वो डॉक्टर साहब अगर इनकी उस तरह की वन वॉइस हो जाएगी तो ये भी एक और तरह का कम्युनिस्ट मॉडल हो जाएगा। ये भी मेरी बात ज़रूर ज़हन में रखिए। बात ये है कि इनका अपना एक स्टाइल है, ठीक है, इनके यहाँ एक लीनियंट पॉलिसीज़ हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, और उसकी वजह से इनको उसकी भारी कीमत भी अदा करना पड़ती है, इनको इसकी भारी जो कीमत चुकाना पड़ती है। तो वो ज़ाहिर है फिर उस पैकेज का हिस्सा है। लेकिन इनको ये भी पता है कि ओवर अ नाइट ये अपने यहाँ, इवन कनाडा हो, इवन यूरोप हो या अमेरिका हो, ये अपने यहाँ हर ज़रूरत की चीज़ पैदा नहीं कर सकते। लेबर के कॉस्ट के इश्यूज़ हैं, फिर वो चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी, डॉलर स्टोर ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर बांग्लादेश, चीन और भारत से चीज़ें ना आएँ तो फिर तो डॉलर स्टोर का कॉन्सेप्ट ही यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ना। तो वो धीरे धीरे इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, शायद भारत की तरफ आना पड़ेगा इन कंट्रीज़ को, क्योंकि ये अपने यहाँ तो हर ज़रूरत की चीज़ एफोर्डेबल प्राइस पे, ये मैं दावे से कहता हूँ, ये आइंदा 100 साल में भी नहीं बना सकते। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ की जो लेबर है जी, ऑलरेडी उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड बन चुका हुआ है। हाँ। वो मिनिमम स्टैंडर्ड से नीचे नहीं अब जा सकते। वो मिनिमम स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने की बात करते हैं, ना कि नीचे जाने की बात। और डॉक्टर साहब वैसे भी प्रैक्टिकल बात है कि जो मिनिमम वेजेस हैं यहाँ कनाडा, अमेरिका में, आप और मैं यहाँ रहते हैं, वो अगर हमें वो मिल जाए, उसके बाद ज़िंदगी कितनी आसानी से गुजरती है। वो हैंड टू माउथ ही रहते हैं ना मिनिमम वेजेस में। देखिए बिल्कुल हैंड्स टू माउथ ही रहते हैं वो मिनिमम वेजेस ही, लेकिन सम और दी अदर जो वो मिनिमम वेजेस भी हैं वो भी चाइना और हिंदुस्तान के मुकाबले में 4 गुना है। हाँ, बिलाशुबा है, बिलाशुबा है, बिलाशुबा है, 4 गुना है। वो डेफिनेटली आपको उन चीजों की तरफ उस मतलब लेबर ओरिएंटेड जो चीजें आपने बनानी है, जो डॉलर स्टोर को चाहिए या किसी और को चाहिए, वो नहीं बन सकती। हाँ, वो असल में तो पब्लिक को चाहिए ना डॉक्टर साहब, सस्ती चीज़ें, टूथपेस्ट को $1 की मिल जाए, को टूथब्रश $1.5 का मिल जाए, तो वो अगर कनाडा में बनेगा, अमेरिका में बनेगा, तो वो तो $6-7 से कम का नहीं होगा ना। तो आप ये बताइए कि हमने ये कह दिया पब्लिक जो है उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जी। 50%, 45 to 50% कनाडा नंबर 2 इन द वर्ल्ड, हाँ जी, हैंड्स टू माउथ है जी, 45 to 50%। तो जो गरीब कंट्रीज हैं उनका तो उनकी तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या हाल है। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब फर्क ये है ना कि हमारे यहाँ जो हैंड टू माउथ आदमी भी है, वो जिंदगी में हर किस्म की खुराक आसानी से खा सकता है। नहीं, आसानी से नहीं खा सकता, मतलब खुराक खा सकता, भूखा नहीं मरता। नहीं डॉक्टर साहब, मैं जो मिनिमम वेजेस पे जो काम करने वाले लोग हैं, फ्रैंकली मैं चल इस पर डिबेट करता हूँ, वो यहाँ का मैकडोनल्ड तो खरीद सकते हैं,
वो यहाँ के टेक आउट का पिज़्ज़ा तो दे सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं मैकडोनल्ड टेक आउट पिज़्ज़ा जो भारत और चाइना में अभी भी अपर मिडिल क्लास का है। बिल्कुल, इसमें कोई ठीक है शक ना जी। नहीं है। जो यहाँ की पावर क्लास है, जो गरीब आदमी है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में गरीब आदमी, वो इस तरह की चीज़ें, वो जाके जूस का एक गिलास गरीब आदमी पी सकता है। उसके पास पैसे इतने ही हैं कि वो यही कर सकते हैं। यही लेकिन अभी भी चीन में, भारत में बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है, वो तो बेचारे इन चीज़ों के लिए अपर मिडिल क्लास में जाना पड़ता है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि 40%, अभी आपने कहा कि चाइना ने खुद एडमिट किया कि 50% लोग उनके जो है वो पॉवर्टी के नीचे रह रहे हैं, पॉवर्टी में रह रहे हैं। जी 50%। बिल्कुल। हिंदुस्तान में 40% के करीब जो है वो बिल्कुल पॉवर्टी में रह रहे हैं। उसके बाद फिर आ जाती है लोअर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, देन रिच। तो ये जो सिस्टम है ना जी, इस सिस्टम को कहीं ना कहीं जी या तो इसमें कोई ना कोई चेंजेस लानी चाहिए या कुछ और करना चाहिए। लेकिन बात फिर वही है, जो इशू है हमारा कि क्या चाइना जो है, चाइना के ऊपर अमेरिका का जो इतनी बड़ी इम्पोजिशन अब हुई है हांगकांग के ऊपर, कि मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, जी इंग्लैंड तो कर सकता है क्योंकि इंग्लैंड फॉलो कर सकता है इसको, पर ये जो कंट्रीज है इटली, स्पेन, जी फ्रांस, जर्मनी, क्या ये लोग जो है इस किस्म के स्टेप उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, शायद उस बड़े लेवल पे ना उठाएं। बरतानिया ने तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। बोरिस जॉनसन ने वो G5 जो इनकी टेक्नोलॉजी है, जिसके झगड़ा हो रहा, अभी आखिर में जाते जाते डॉक्टर साहब उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, चूँकि वो जो हवाई कंपनी की CFO हैं वो इधर अमेरिका में बैठी हुई, सॉरी कनाडा में बैठी हुई हैं, और उनके एक्सट्रेडिशन के लिए अभी 2 दिन पहले कोर्ट में हियरिंग भी हुई है, वैंकूवर की कोर्ट में। ठीक है ना, वो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन मैं उस पर पहले आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि बरतानिया ने तो ऑलरेडी स्टेप ले लिया है। इवन देखिए, चीन ने जो चक्कर किया हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी ने, उन्होंने यूरोपियन वर्ल्ड में और अमेरिकन वर्ल्ड में, इवन कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स में भी लोगों को, पॉलिटिशियंस को और पॉलिसी मेकर्स को अपना ऑब्लाइज किया हुआ था, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ब्राइब भी किया करते थे, और अभी भी वो ज़ाहिर है उनके असरात तो हैं ना। लेकिन अब ये रियलाइजेशन जर्मनी में भी हो रही है, जर्मनी में एक्सपोज हो रहा है चाइना का ये वाला किरदार, फ्रांस में एक्सपोज हो रहा है, और इटली ने तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया। सबसे पहले शुरू में इटली गुजरा कोरोना से, और उसके बाद तो खैर सारे फिर इक्वल लेवल से गुजरे कोरोना से। तो इस सारी सूरत हाल में वो है। लेकिन डॉक्टर साहब चलते चलते आज हम हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स को हल्के फुल्के अंदाज में भी ये बातें चाहिए, और ऑल अराउंड बातें चाहिए, कि जिसमें हमने अमेरिका के प्रोटेस्ट से लेके सारी बातें कवर की। एक बात का कवर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, आखिर में हमें ज़रूर करना चाहिए। हमारे कनाडा का वो मामला है कि वो जो इनकी हवाई की CFO हैं मिस मैंग, वो यहाँ पे वैंकूवर में रह रही हैं, कोई 1 साल से ज़्यादा हो गया वो हाउस अरेस्ट में हैं, अपने एक अजीमुशान बंगले में रह रही हैं। उसके रिटेलिएशन के तौर पर बहुत सारे कैनेडियन अमेरिका उधर चाइना में डिटेन है, मगर ख़ास तौर पर 2 कैनेडियन का जिक्र आता है, उनको 2 माइकल्स बोलते हैं, ठीक है, उनका जिक्र आता है। उनकी रसाई तक नहीं है कौंसलर से, और कैनेडियन जो वीज़ा कह रहा हूँ, कैनेडियन जो कौंसलेट वाले हैं, कैनेडियन एम्बेसी इन चाइना जो है, उनकी रसाई तक नहीं है उन बेचारे 2 माइकल से। और उससे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि हफ्ते 10 दिन पहले यहाँ पर चाइनीज़ एम्बेसडर इन कनाडा ने यह कह दिया कि हमने तो उनको ख़ास तौर पर डिटेन किया हुआ है मिस मैंग के रिवेंज में। यानी ये कितनी घटिया लैंग्वेज है, और शर्म आई मुझे अपनी गवर्नमेंट पे, शेम ऑन आवर गवर्नमेंट कि ये खड़ी नहीं होती गवर्नमेंट इनको। मतलब हाँ ठीक है, वही डॉक्टर साहब जो बात हम कर रहे थे कि डेमोक्रेसी की प्राइस क्या होती है। हमारी डेमोक्रेसी की प्राइस ये है कि हमने मिस मैंग को उसके पैलेस में रहने की इजाज़त दी हुई है, और हमारे जो 2 माइकल्स हैं उन बेचारों का पता नहीं कि वो किस काल कोठरी में है, उनका क्या हाल है। उन तक वकील की पहुँच नहीं है, कैनेडियन डिप्लोमेट्स की पहुँच नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि मिस मैंग को भी इसी तरह
तरह की काल कोठरी में डालते, मगर वो हमारी डेमोक्रेसी को इंजॉय कर रही हैं और उधर हमारे जो बेचारे डेमोक्रेटिक सिटीजन्स हैं वो पिस रहे हैं। इस पर ज़रूर रोशनी डालिए आप अपनी। डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी काफी कमजोरी है। गवर्नमेंट जो है वो बड़े मतलब जिसको कहते हैं ना कि दूध को फूंक फूंक करके पीने वाली बात जो है जी, उस तरीके से वो बात कर रहे हैं। उनको चाहिए था कि हवाई के ऊपर जो फैसला था बहुत पहले कर देना चाहिए था कि हम इसको नहीं अडॉप्ट करेंगे, हाँ जी, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ उसके ऊपर। अब उनको और फिक्र लगा हुआ है कि मेंग जो है ये ट्रूडो साहब ने कहा तो है कि हमारा जो सिस्टम है, हाँ जी, लीगल सिस्टम वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। लेकिन एक मुसीबत तो इनके सिर के ऊपर पड़ी हुई है, आप जो मर्जी कहें, कि कहीं ना कहीं जाके ये महसूस भी करते हैं कि चाइना के साथ अगर हमारे रिलेशन जो है, मैं कहता हूँ चाइना के साथ हमारा कोई इतना बड़ा ट्रेड है भी नहीं, तो इतनी घबराने वाली क्या बात है इस गवर्नमेंट को। दे शुड बी मोर बोल्ड, दे शुड बी मोर आउटकमिंग, और उनको चाहिए डट के मुकाबला करें। और मेंग जो है, हाँ जी, उसको उन्होंने कह दिया जस्टिन ट्रूडो ने कि जी उनके पास तो बहुत अभी और रास्ते हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए, तो इसका मतलब वो 2-3 साल अभी यहाँ और रहेंगी, हाँ जी, और उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा हु नोज। अगर वो अमेरिका में चले जाती हैं एक्स्ट्राडाइट होके, तो मिनिमम 10 साल की उसको कैद होगी और 20 साल तक भी हो सकती है। वो एक इशू कितना बड़ा बनेगा नहीं बनेगा ये तो चलो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये गवर्नमेंट वीक है। इनको बताइए मुझे कि हवाई के ऊपर एक्शन, हवाई के ऊपर आज तक इन्होंने फैसला क्यों नहीं किया? नहीं, ये 5G के ऊपर क्यों नहीं फैसला किया? क्या इनकी मजबूरी थी? इनकी तो मजबूरियां समझ आती है। यहाँ पर भी इन्फिल्ट्रेशन हुई है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की, अनफॉर्चुनेटली हर महकमे में हर जगह पे वो हमें साफ नज़र आती है।